नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक जाम का फायदा उठाकर वाहनों से सामान चोरी करने वाले गिरोह की सक्रियता बढ़ने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट चालकों और स्थानीय पोर्टरों का कहना है कि भारी जाम के दौरान सातिर चोर ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों से सामान पार कर देते हैं, जिससे व्यापारियों और वाहन मालिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। पीड़ितों ने प्रशासन और पुलिस से इस समस्या पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि प्रमुख चौराहों और जाम वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए तथा सीसीटीवी निगरानी मजबूत की जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। लखनऊ के चिन्हाट क्षेत्र स्थित इंदिरा नहर में नहाने के 12 वर्षीय बच्चे के तेज बहाव में बह जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि अंधेरा अधिक होने के कारण अभियान को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा, जिसके बाद सुबह होते ही दोबारा तलाश शुरू कर दी गयी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि स्थानीय लोग भी बच्चे की सकुशल बरामदगी की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन ने बताया कि पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर खोजबीन जारी है और हर संभावित स्थान पर टीमों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन से एक पुलिस एएसआई का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में एएसआई ने रेलवे की टिकट कलेक्टर कार्यालय के भीतर ही अनुचित हरकत की। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने पूरी घटना अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। मामले की शिकायत संबंधित रेलवे अधिकारियों से की गई। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जाँच कराई जा रही है और जाँच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार उचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र से एक युवती द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि उस पर अवैध संबंध बनाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था और विरोध करने पर नौकरी से निकालने के साथ जान से मारने की धमकियां भी दी गयी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जाँच निष्पक्ष होगी और दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हाल ही में ध्वस्त की गई विवादित इमारत पर हुई कार्रवाई का पूरा खर्च अब भवन स्वामी से वसूला जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बताया कि ध्वस्तीकरण, मलबा हटाने और सुरक्षा व्यवस्था पर लाखों रुपए का खर्च आया है, जिसकी रिकवरी के लिए जल्द नोटिस जारी किया जाएगा। यदि निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो राजस्व वसूली की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण के मामलों में कार्रवाई पर आने वाला खर्च संबंधित भवन मालिकों से ही वसूला जाएगा, ताकि भविष्य में नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी एसएससी ने फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला में 208 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आज से आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और सभी चरण निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। इस भर्ती के माध्यम से राज्य के फॉरेंसिक विभाग को प्रशिक्षित मानव संसाधन मिलेगा। वहीं युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक महत्वपूर्ण अवसर भी उपलब्ध होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय प्रदेश में अपराधियों को बोलबाला था, जबकि वर्तमान सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत कर अपराध और अराजकता पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बेहतर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में निवेश बढ़ा है और विकास परियोजनाओं को नई गति मिली है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार युवाओं, किसानों और आम नागरिकों की सुरक्षा तथा विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नकल माफिया और परीक्षा में धंधाली करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
उत्तर प्रदेश के 80,000 से अधिक राशन कोटेदारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत का फैसला लिया है। सरकार ने अन्य राज्यों की तर्ज पर कोटेदारों के लाभांश यानी कमीशन में बढ़ोतरी करने पर सहमति जता दी है। इस फैसले से प्रदेश भर कोटेदारों में खुशी का माहौल है। सरकार का मानना है कि इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक मजबूती होगी तथा राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए जाने की संभावना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित गति सीमा को पूरी तरह वैध कराया है। अदालत ने बस ऑपरेटरों द्वारा ई चालान और गति सीमा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि सड़क सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने से उद्देश्य से तय की गई गति सीमा का पालन सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पारिवारिक कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी महिला से धोखे से विवाह किया गया हो तब भी पति अपनी दूसरी पत्नी को भ्रम पोषण देकर जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में भी महिला को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है और उसे कानून संरक्षण मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए नई एक्सप्रेस बस सेवा शुरू कर दी है। इस सेवा के तहत आलमबाग बस टर्मिनल से यात्री लगभग 1.25 घंटे में कानपुर पहुंच सकेंगे। परिवहन निगम का कहना है कि इस नई सुविधा से दोनों शहरों के बीच रोजाना आने जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा और सफर पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक होगा। किराया भी आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए किफायती रखा गया है। उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। कासगंज ऐशबाग एक्सप्रेसवे ट्रेन का नियमित संचालन शुरू कर दिया गया है। 16 आधुनिक कोचों से लैस यह ट्रेन अब रोजाना अपने निर्धारित समय पर बदायूं, बरेली और पीलीभीत होते हुए लखनऊ तक जाएंगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सेवा के शुरू होने से सुहेलखंड और तराई क्षेत्र के हजारों यात्रियों को बेहतर और तेज रेल सुविधा मिलेगी तथा यात्रा में समय की भी बचत होगी। प्रयागराज एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों के सफर को अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। इस सुविधा के तहत अब एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्री अपनी उड़ान के दौरान पढ़ने के लिए मनपसंद पुस्तकें निःशुल्क ले सकेंगे। इस पहल का उद्देश्य लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और यात्रा के समय बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। यात्रियों और साहित्य प्रेमियों ने इस अनोखी पहल की सराहना करते हुए इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने राजकीय पॉलिटेक्निक की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष कुल 93.42% छात्र छात्राएं सफल घोषित हुए हैं। हालांकि परीक्षा की शुचिता भंग करने और उत्तर पुस्तिकाओं में अपना मोबाइल नंबर लिखने वाले 896 छात्रों को अनुसूचित साधन श्रेणी में रखते हुए उनका परिणाम निरस्त कर दिया गया है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अभ्यर्थी के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देश भर में लगातार हो रही भारी बारिश और परिवहन लागत बढ़ने के कारण सब्जी मंडियों में आवक प्रभावित हुआ है। इसका असर खुदरा बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। आलू, टमाटर, प्याज और अन्य हरी सब्जियों की कीमतों में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि यदि मौसम की स्थिति सामान्य होती है और मंडियों में आवक बढ़ती है तो आने वाले दिनों में कीमतों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की पहल के बाद आम जनता के लिए राहत की खबर सामने आई है। खाद्य विभाग के अनुसार प्रमुख मंडियों में सरकारी हस्तक्षेप भी बढ़ा दिया गया है, जिससे आलू और प्याज की आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नई फसल की आवक शुरू होते ही खुदरा बाजारों में कीमतें धीरे धीरे सामान्य स्तर पर आने लगेंगी। सरकार लगातार बाजार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ न पड़े। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट सोने के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं, जबकि औद्योगिक मांग बढ़ने के कारण चांदी की कीमतों में तेजी का रुख दिखाई दे रहा है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, घरेलू मांग और आगामी त्योहार सीजन को देखते हुए आने वाले दिनों में कीमती धातुओं की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों और खरीदारी की योजना बना रहे लोगों की नजर अब बाजार की अगली चाल पर बनी हुई है। बिहार बंद के दौरान सीवान में हुई फायरिंग घटना ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर गोली चलाने के आरोपी पुलिसकर्मी अभिषेक कुमार पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस घटना में 3 छात्र घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। पुलिस प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच शुरू कर दी है और कहा है कि जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में आई भीषण बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है। लाखों लोग इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं और हजारों परिवारों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। बड़ी मात्रा में कृषि भूमि पानी में डूब जाने से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार से स्थिति की जानकारी लेकर हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है तथा प्रशासन प्रभावित इलाकों तक भोजन, दवाइयाँ और आवश्यक सामग्री पहुँचाने का प्रयास कर रहा है। कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र में गंगा नदी में बड़ी संख्या में मछलियों के मृत मिलने से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल बना है। आरोप लगाया जा रहा है कि बिना शोधन के रासायनिक युक्त पानी नालों के माध्यम से गंगा में छोड़े जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। संतों और पर्यावरण से जुड़े लोगों ने मृत मछलियों का सेवन न करने की चेतावनी देते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। प्रशासन ने भी घटना स्थल से नमूने एकत्र कर जाँच शुरू कर दी है और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के मामले में सफाई जारी की है। कंपनी ने स्वीकार किया है कि वीडियो किसी नीति के उल्लंघन के कारण नहीं बल्कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हटा था। मेटा ने इस त्रुटि के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि जैसे ही तकनीकी समस्या की जानकारी मिली, वीडियो को तुरंत दोबारा बहाल कर दिया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर भी नई चर्चा शुरू हो गई है। एक अन्य मामले में रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल चोरी की कोशिश कर रहे एक युवक को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक काफी देर तक छिपकर मौका तलाश कर रहा था, लेकिन लोगों की सतर्कता के कारण उसकी योजना नाकाम हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आरोपी किसी बड़े चोरी गिरोह से जुड़ा हुआ तो नहीं है। इलाके के लोगों ने लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया है कि पहले से नियुक्ति किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। साथ ही जो नए अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं उनका समायोजन रिक्त पदों पर किया जाएगा। सरकार के इस रुख से लंबे समय से असमंजस और अनिश्चितता का सामना कर रहे हजारों शिक्षकों तथा अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और अंतिम निर्णय पर टिकी हुई है, क्योंकि इस फैसले का सीधा असर हजारों परिवारों के भविष्य पर पड़ने वाला है। संसद में एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद सदन में कई दिनों से जारी गतिरोध समाप्त होने की संभावना बनी और विधेयक पर विस्तृत चर्चा की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उच्छेद से प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना और पेपर लीक करने वाले गिरोह तथा नकल माफिया के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। वहीं विपक्ष का कहना है कि केवल कानून बना देने से समस्या समाप्त नहीं होगी, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक संस्थागत सुधार भी जरूरी है ताकि युवाओं का भविष्य पूरी तरह सुनिश्चित हो सके। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बोर्ड जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके बाद लाखों अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में इस खबर के बाद उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी शैक्षणिक और अन्य आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन शुरू होते ही बिना किसी परेशानी की प्रक्रिया पूरी कर सकें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई लगभग 345 करोड़ की बेनामी संपत्ति का जनहित में उपयोग करने का फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन ने योजना बनाई है कि इस जमीन पर आधुनिक सरकारी अस्पताल या आंगनबाड़ी केंद्र और आम जनता के लिए अत्याधुनिक जन सुविधा पार्क विकसित किए जाएंगे। जिला अधिकारी ने इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए विशेष निगरानी समिति का गठन भी कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति को अब जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण तापमान में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें।
उत्तर प्रदेश सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आम नागरिकों की सुविधा के लिए डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से अब लोग अपने घर बैठे ही प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री, बढ़ई और अन्य कुशल मजदूरों की बुकिंग आसानी से कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से एक और आम लोगों को भरोसेमंद सेवाएं मिलेंगी, तो दूसरी ओर रोजाना काम की तलाश में भटकने वाले लाखों श्रमिकों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रमिकों और ग्राहकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित होने से पारदर्शिता भी बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को कमिश्नर कोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने विश्वविद्यालय परिसर के 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। अदालत ने अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से विश्वविद्यालय प्रशासन को बड़ी राहत मिली है। मामले को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां इस पूरे प्रकरण पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। मुरादाबाद में आयोजित एक जनसभा के दौरान AIMIM प्रमुख असाउद्दीन अवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में या तो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी या फिर बराबरी के समाजनक आधार पर ही किसी राजनीतिक दल के संगठन गठबंधन करेगी। अवैसी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण की चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कई दिन अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव तैयार कर रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार सामान्य और अनारक्षित सीटों पर भी दलित समाज के मजबूत उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की योजना बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि इस कदम के जरिए पार्टी अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को और मजबूत करने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी के भीतर महत्वपूर्ण बैठकों का दौर तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिना वैध पंजीकरण और निर्धारित मानकों के विपरीत संचालित हो रहे होटल और रेस्टोरेंट पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के विभिन्न इलाकों में विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाली कई व्यावसायिक इकाइयों को सील किया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस या नियमों की अनदेखी कर कारोबारी करने वाले किसी भी संस्था को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वाराणसी में एक प्ले स्कूल की शिक्षिका के खिलाफ 5 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ कथित क्रूरता करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि बच्चे के कपड़ों में पेशाब हो जाने पर शिक्षिका ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्कूल प्रशासन से भी पूछताछ की जा रही है और जाँच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के हाईटेक सोसाइटी पैरामाउंट सिम्फनी से चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि काम पर रखी गई नौकरानी पहले ही दिन घर से मोबाइल फोन चोरी करके फरार हो गई। पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज आधार पर आरोपी महिला की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ऑनलाइन निवेश के नाम पर लगभग 3000 लोगों से करीब 25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें वैश्विक इनकम और भारी मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया, लेकिन बाद में पूरा नेटवर्क बंद करा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे गिरोह का पहचान, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF ने 53 करोड़ रुपए से अधिक की GST चोरी के मुख्य आरोपी जिया फैसल को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी फर्जी कंपनियों बनाकर करोड़ों रुपए टैक्स की चोरी कर रहा था। पुलिस ने बताया कि इसके खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं और अब उनके अन्य साथियों की तलाश में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। जाँच एजेंसियों से पूरा नेटवर्क की वित्तीय लेन देन की भी गहन जाँच कर रही है। अमरोहा जिले में एक ही युवक से शादी करने का दावा करने वाली 3 बहनों के वायरल वीडियो का सच सामने आ गया है। तीनों युवती ने अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि यह वीडियो केवल सोशल मीडिया पर लोकप्रियता और फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया था। उन्होंने लोगों से माफी मांगते हुए कहा है कि उनका किसी को गुमराह करने का इरादा नहीं था। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चल रही चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने संसद में एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने मांग की है परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उनका कहना था कि करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार को केवल घोषणा नहीं बल्कि प्रभावी और स्थायी सुधार लागू करने होंगे।
यदि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप